बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 7 टॉपिक चल रहा था परमुटेशन का। हमने परमुटेशन यानी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स डिस्कस की व्हेन वी हैव डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। आज हम स्टडी करेंगे कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी हैव अलाइक ऑब्जेक्ट्स। व्हेन वन और मोर ऑब्जेक्ट्स आर रिपीटेड आर सेम, then how can we calculate their number of permutations, and that number is how that number is different from the number of permutations of distinct objects. ठीक है, we can compare. एक एग्जांपल लेते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास तीन अल्फाबेट्स हैं ए बी सी। इन्हें आप तीन ऑब्जेक्ट्स ले लें कि ये तीन ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी एंड सी, और हम इनकी डिफरेंट परमुटेशन डिस्कस करना चाहते हैं। नाउ द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज 3, and with the three distinct objects we can have 3 factorial permutation, which is equal to 3 cross 2 cross 1, which is 6. So number of permutation is 6. ठीक है, ए बी सी आपके पास तीन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे, 3 फैक्टोरियल परमुटेशन पॉसिबल है, तो 6 परमुटेशन पॉसिबल। उन्हें बनाना भी कोई प्रॉब्लम नहीं आपके लिए। ए बी सी लिखा हुआ है, उसके बाद आप ए सी बी कर दें, फिर बी के साथ 2 परमुटेशन बन जाएंगी ए सी एंड सी ए। उसके बाद सी के साथ बनेगी ए बी एंड बी ए। ठीक है, तो ये वो 6 परमुटेशन है जो ए बी सी के साथ बन सकती है when these 3 objects are distinct. अच्छा, अब फर्ज करें कि हमारे ऑब्जेक्ट सेम है, ए और बी सेम है। ठीक है, सेम का मतलब है कि फर्ज करें पहला ऑब्जेक्ट भी ए है, दूसरा भी ए है, तीसरा सी है। अब जरा देखें कि क्या होगा इससे। ए सी, यानी जहां बी है पुट बी इज इक्वल टू ए। बी को ए पुट कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा ए सी ए, ये बन जाएगा बी ए, बी की जगह ए पुट कर दिया, डबल ए सी, फिर बन गया ए सी ए, फिर बन गया सी ए, फिर बन गया सी ए। ठीक है, इसका मतलब देखें कि ये डबल ए सी कितनी बार आ रहा है, डबल ए सी 2 बार आ रहा है, तो ये रिपीट हो रहा है, इसको काट देते हैं। ए सी ए ये भी 2 बार आ रहा है, इसको हम काट देते हैं। उसके बाद सी डबल ए ये भी 2 बार आ रहा है, एक बार हम इसे काट देते हैं। तो इसका मतलब है कि डिस्टिंक्ट अब अरेंजमेंट कितनी रह गई है, 1 2 एंड 3। सो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? हुआ ये कि आपका जो ए और बी था, इसने जो परम्यूट करना था ए और बी ने, यानी ए बी ने कभी बी ए होना था, कभी कभी उसने एक साइड पे ए पड़ा होना था, एक साइड पे बी पड़ा होना था, कभी इधर बी आना था, ए इधर आना था। तो वो जब सेम हुए तो वो सारी की सारी अरेंजमेंट सेम हो गई, लिहाजा हमें माइनस करना पड़ी। और अब कितनी अरेंजमेंट बनी हमारे पास? ऑब्जेक्ट्स कितने थे? 3। होनी कितनी चाहिए थी? होनी चाहिए थी 3 फैक्टोरियल। लेकिन कितने ऑब्जेक्ट्स अलाइक थे? 2 ऑब्जेक्ट्स अलाइक थे। उससे क्या हुआ? इट इज डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि ये जो ए और ए हैं, इनकी जो परमुटेशन दो ऑब्जेक्ट्स की अगर ये डिस्टिंक्ट होते तो 2 फैक्टोरियल इसमें बननी थी, जो कि नहीं बनी, तो डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इंटू 1। दिस इज 2 इंटू 1, आंसर इज 3। तो इस एग्जाम्पल से आपने देखा कि जितने ऑब्जेक्ट्स अलाइक हों यानी सेम हो, उससे क्या होता है, उससे नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और कितनी कम हो जाती है? साल के तौर पे हम अगर एक फार्मूला बनाना चाहते हैं, आप एक जनरल फार्मूला बनाते हैं। फर्ज करें कि जो x है ये नंबर ऑफ परम्यूटेशंस है विद अलाइक ऑब्जेक्ट्स, और जो n फैक्टोरियल है ये नंबर ऑफ परम्यूटेशंस है विद डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। आप ऑलरेडी जानते हैं एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो तो एन फैक्टोरियल बनने चाहिए। अगर कुछ अलाइक हैं तो हम फर्ज करते हैं कि अब जो कम हो गई है इट इज रिड्यूस्ड, एक्स इज लेस देन एन फैक्टोरियल। ये एक्स जो है ये नंबर ऑफ परम्यूटेशन है अलाइक ऑब्जेक्ट्स के साथ, दिस इज लेस देन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब ये कितना कम है? फर्ज किया कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, 2 टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो 2 टाइम्स का मतलब ये है कि इसने 2 फैक्टोरियल होना था, तो अगर ये 2 डिस्टिंक्ट होते। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये अलाइक है तो लिहाजा ये कम हो गए।
अब अगर हम x को मल्टीप्लाई कर दें 2 फैक्टोरियल से तो फिर ये वो कमी दूर हो जाती है। यानी इसके अंदर जो नंबर ऑफ परमुटेशंस हैं वो अगर x हैं अलाइक ऑब्जेक्ट्स के साथ, अगर हम इन्हें डिस्टिंक्ट कर दें, इसे इसे b बना दें, तो क्या होगा, ये पहले सेम थे अब डिस्टिंक्ट हो जाएंगे। अब अब जो नई नंबर ऑफ परमुटेशन होगी वो मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हमें यही कहता है कि आप अलग अलग इनकी जो पॉसिबल वेज हैं वो कैलकुलेट करके फिर टोटल फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं। सो x इंटू 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल हेयर इन दिस एग्जांपल। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ से अगर हम x कैलकुलेट करना चाहें अलाइक ऑब्जेक्ट्स की जो परमुटेशन है तो वो बनेगी n फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लें आप। एग्जाम्पल लेते हैं हम ए एंड बी। ये एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 A's हैं और 2 B's हैं। सो द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टोटल हैं कितने, चाहे वो एक जैसे हैं चाहे डिस्टिंक्ट हैं, टोटल ऑब्जेक्ट्स इस वक्त आपके पास 5 है, टोटल ब्लैंक्स आपके पास 5 है। ठीक है, अगर ये डिस्टिंक्ट होती तो फिर परमुटेशंस कितनी होनी थी, डिस्टिंक्ट की फॉर्म में 5 फैक्टोरियल होनी थी। ठीक है, अब इसके अंदर है रेपिटेशन आपके पास, ए 3 टाइम रिपीट हो रहा है, बी 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ परमुटेशंस। ठीक है, with these alike terms, then x is of course less than n factorial, n क्या है 5 factorial, x is less than 5 factorial। कितना लेस है, इसे मल्टीप्लाई करने के लिए आप ये देखें ए, अगर ये डिस्टिंक्ट होते तो इनकी परमुटेशन कितनी बननी थी 3 फैक्टोरियल, अगर ये डिस्टिंक्ट होते तो इनकी परमुटेशन बननी थी 2 फैक्टोरियल। इट मीन x मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल, this becomes equal to 5 factorial. So in this way x is equal to 5 factorial over 3 factorial 2 factorial। इन जनरल क्या समझ आई आपको, इन जनरल आपको ये समझ आई कि अगर आपके पास हो n ऑब्जेक्ट्स, टोटल n ऑब्जेक्ट उसी में रिपीट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उनमें से n1 ऑब्जेक्ट्स एक तरह के हैं। ठीक है, n2 ऑब्जेक्ट्स एक तरह के हैं। जैसे इस एग्जांपल में देखा हमने कि तीन ए जो है वो एक तरह के हैं तो n1 3 है, 2 B एक तरह के हैं तो n2 2 है, इसी तरह n3 भी हो सकता है। ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक जैसे हैं उनकी तादाद n3 है, यानी कुछ ऑब्जेक्ट जो एक जैसे हैं उनकी तादाद n1 है, कुछ की n2 है, कुछ की n3 है। बाकी यूनिक वाले हैं, यूनिक वालों को हम नहीं यहाँ पे लिख रहे। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, इसे हम इस तरह डिनोट करते हैं, n टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नीचे हम लिखते हैं अलाइक ऑब्जेक्ट्स n1 n2 n3, जो एक से ज्यादा बार आ रहे हैं उनकी तादाद। तो ये फार्मूला बनता है हमारे पास n फैक्टोरियल ओवर n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। और आपने ये दो एग्जांपल्स में देख लिया। ठीक है, तो ये होगी परमुटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स व्हेन वन और मोर ऑब्जेक्ट्स आर रिपीटेड। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव a case of circular permutations। सर्कुलर परमुटेशंस कैलकुलेट कैसे की जाती हैं, पहले तो आप देखिए सर्कुलर परमुटेशन नाम से ही आपको पता चल रहा है कि अब आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक सर्कल की फॉर्म में है। जस्ट लाइक के भाई ऐसे एक राउंड टेबल हो और इसके गिर्द यहाँ पे चेयर्स लगी हो और आपने लोगों को जो है अरेंज करके यहाँ बिठाना हो। ठीक है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ए सर्कुलर परमुटेशन। अनदर एग्जांपल, जैसे आपके पास एक की चेन, ठीक है, और आपने इसके अंदर कीज को लगाना है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं आपके पास सर्कुलर परमुटेशंस की। एंड समटाइम्स आपके पास जैसे एक आप हार बनाते हैं, ठीक है, एक जैसे मोती उसके अंदर प्रो के, या आप एक जैसे तो नहीं कहने चाहिए, डिफरेंट कलर्स के। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे याद रखें कि आपके जो सिलेबस में सर्कुलर परमुटेशंस हैं ये भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर डिफरेंट, अलाइक का केस नहीं है यहाँ पे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, सर्कुलर परमुटेशन व्हेन ऑब्जेक्ट्स, व्हेन वी हैव डिफरेंट आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, सबसे पहले तो आप एक कंपैरिजन जेन में फिर बनाएं कि अगर आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, डिस्टिंक्ट यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इफ वी हैव n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन अ रो, इन अ लाइन, ठीक है, एक लाइन में आपके पास n ऑब्जेक्ट्स है और वो डिस्टिंक्ट है, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन कितनी बनेगी, वो बनेगी n फैक्टोरियल। दिस इज वेरी सिंपल, वेरी इजी।
नाउ वी हैव ऑब्जेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। मिसाल के तौर पे अगर समझने के लिए इसे ए कह देते हैं, इसे बी कह देते हैं, इसे सी कह देते हैं, इसे डी कह देते हैं, इसे ई कह देते हैं, इसे एफ कह देते हैं। ठीक है, फर्ज करो कि ये 6 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ। इन्हें आपने टेबल के गिर्द बिठाना है। अगर ये 6 ऑब्जेक्ट्स होते, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इन अ रो, इन अ लाइन, तो फिर तो आपके पास जो नंबर ऑफ परमुटेशंस थी वो थी 6 फैक्टोरियल, एंड इट वाज वेरी सिंपल। ठीक है, लीनियर केस में। लेकिन सर्कुलर वाले केस में क्या होगा? अब देखें, ये एक एक अरेंजमेंट आपके सामने है। अरेंजमेंट है ए, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ई है, फिर एफ। तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, सो नंबर ऑफ परमुटेशन शुड बी 6 फैक्टोरियल। अच्छा, आप जरा गौर करें, ये जो ए है, अगर ये इस फर्स्ट पोजीशन ये यहाँ इसकी ना हो, आप इसे रोटेट कर दें, रोटेट इस तरह कर दें कि ए बी की पोजीशन में आ जाए, बी सी की पोजीशन में आ जाए, सी डी की पोजीशन में आ जाए, ठीक है, डी ई की पोजीशन में आ जाए, ई एफ की पोजीशन में आ जाए, इस तरह करके। ठीक है, यानी ए बी की पोजीशन में आ गया तो बी सी की, सी डी की, डी ई की पोजीशन में आ गया, ई जो है वो एफ की पोजीशन में आ गया, इस तरह करके। ठीक है, तो जस्ट आप इमेजिन करें कि ये एक रोटेशन है। क्या किया हमने? इनको रोटेट कर दिया, ए इधर से शुरू करने के बजाय ए इधर से शुरू कर दिया। लेकिन आप देखें, ए के अगर मैं फ्रंट से देख रहा हूं तो इधर ए के राइट साइड पे बी है, लेफ्ट साइड पे एफ है। यहाँ क्या है? ए के राइट साइड पे बी है, लेफ्ट साइड पे एफ है। जैसे ए के बाद बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ था, ऐसे ही ए के बाद बी सी डी और एफ है। इसका मतलब है कि भाई इसमें इन दो परमुटेशन में कोई फर्क नहीं। इसी तरह आप ए को फिर मजीद रोटेट कर ले, ए को फिर बी की पोजीशन में ले आए, इन सारों की पोजीशन फिर डिस्प्लेस कर ले, तब भी वो परमुटेशन सेम होगी। ए के बाद जो बैठेगा, उसके बाद जो बैठेगा वो सेम होगा, ए के अपोजिट जो बैठेगा वो भी सेम होगा, ए के लेफ्ट साइड पे जो होगा वो भी सेम होगा, ए के राइट। तो कितनी रोटेशन बन सकती है? 5 बन सकती, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उतनी रोटेशन बन सकती है 5। तो इसका मतलब है कि ये 5 की 5 जो रोटेशन है ना, ये एक ही परमुटेशन को जाहिर करती है। और ये बात लीनियर में नहीं थी ऐसी। मिसाल के तौर पे अगर इधर ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, अगर आप इसको यहाँ उस किस्म की रोटेशन दें, यानी ए इधर आ जाए, बी इधर आ जाए, सी इधर आ जाए, डी इधर आ जाए, ई इधर आ जाए, और एफ कहाँ चला जाएगा? वो यहाँ आ जाएगा। तो ये एक डिफरेंट परमुटेशन थी। यहाँ ए के लेफ्ट पे कोई नहीं, लेकिन यहाँ ए के लेफ्ट पे एफ है और राइट पे बी है। ठीक है, लीनियर केस में ये एक डिस्टिंक्ट परमुटेशन थी और इस तरह टोटल 6 फैक्टोरियल बनी थी। लेकिन सर्कुलर के केस में क्या होगा? सर्कुलर के केस में ये 5 की 5 जो है ये एक जैसी हो जाएंगी, इस 5 रोटेशन एक जैसी हो जाएंगी। और ना सिर्फ यहाँ, बल्कि कोई भी डिफरेंट परमुटेशन आप लेंगे, उसकी हर हर डिफरेंट, हर डिस्टिंक्ट परमुटेशन की 5 रोटेशन बनेगी इसी तरह, क्योंकि ये 5 ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब है कि 5 5 के यहाँ पे सेट्स बन जाएंगे, 5 के मल्टीपल ऑफ 5। उनमें से हर 4 को रिड्यूस करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि अगर आपके पास ये डिस्टिंक्ट परमुटेशन एक्स बनती हैं, ठीक है, अगर आपके पास एक्स डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब है कि ये सारी जो रोटेशन से बनी है ये एक जैसी, ने 1 कंसिडर किया जाए। ठीक है, अगर आपके पास जो डिस्टिंक्ट सर्कुलर परमुटेशन हैं वो एक्स हैं, तो ये एक्स लेस होगा लीनियर वाले केस यानी 6 फैक्टोरियल से, ये लेस होगा। ठीक है, अच्छा ये सॉरी 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो मुझे यहाँ पे 6 कहना चाहिए था, ये 6 रोटेशन फिर बनती है। 6 ऑब्जेक्ट्स हैं, 6 रोटेशन बनती है, हर डिस्टिंक्ट परमुटेशन की 6 रोटेशन बनती है। अब जो डिस्टिंक्ट परमुटेशंस हैं वो 6 फैक्टोरियल से लेस होंगी, पहली बात। कितनी लेस होंगी? वो मैंने आपको बता दिया कि हर डिस्टिंक्ट परमुटेशंस के साथ 5 रोटेशन है, 6 रोटेशन है, क्योंकि 6 ऑब्जेक्ट्स हैं और वो 6 की 6 सेम है। इसका मतलब है कि अगर यूनिक परमुटेशन यहाँ पे एक्स है, तो अगर मैं उसे 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक्स उसको 6 टाइम्स कर दूं, 6 टाइम्स, तो फिर वो इक्वल हो जाएगी डिस्टिंक्ट या लीनियर वाले केस के, जो कि 6 फैक्टोरियल था। इसका मतलब मेरा फार्मूला क्या बनेगा? मेरा फार्मूला ये बनेगा x इक्वल टू 6 फैक्टोरियल बाय 6, एंड दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल ओवर 6,
एंड दिस इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। तो इन जनरल मैं क्या कह सकता हूँ, इन जनरल मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, किस केस में, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं सर्कुलर परमुटेशन के केस में, then in that case the number of permutations will be n minus 1 factorial, not n factorial but n minus 1 factorial, because it will be n factorial अगर लीनियर केस हो n factorial, और कितने डुप्लीकेट्स बनेंगे n, तो डिवाइडेड बाय n, दिस इज n minus 1 factorial। ये एक वे है समझने का। ठीक है, एक जरा अब जरा शॉर्ट सी तरीके से भी मैं आपको बताता हूँ जिसके साथ गुजारा आपका हो जाएगा और आप अगले स्टेप पे चले जाएंगे। वो तरीका ये है, उस तरीके में हम ये कहेंगे कि आप फर्क देखें लीनियर केस में और सर्कुलर केस में क्या है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्लेसेस मैंने बनाई है। ठीक है, लीनियर केस में। सर्कुलर केस में 1 2 3 4 5 6, ये केस। अब सर्कुलर केस में बेसिकली होता है, एक शॉर्ट फॉर्म में समझना होगा आपने, होता ये है सर्कुलर केस में कि सर्कुलर केस में जो फर्स्ट पोजीशन है ना वो मैटर नहीं करती। सर्कल जो है, आप किसी एक पोजीशन को आप स्टार्टिंग पोजीशन ले सकते हैं, ए यहाँ पढ़ो, ए यहाँ पढ़ो, यहाँ पढ़ो, यहाँ पढ़ो, ए पहला जो एलिमेंट है ना, फर्स्ट एलिमेंट, उसे आपको फिक्स करना ही पड़ेगा। जहां वो बैठा है उस पोजीशन को आपको फिक्स करना ही पड़ेगा। बाकी चेंज करने से फर्क पड़ता है। अगर पूरे का पूरे को रोटेट कर दें, आपने देखा परमुटेशन में फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यानी ये करें कि अगर आप एक पोजीशन फिक्स कर लें कि जी ये फर्स्ट पोजीशन है, फिर इसके रिस्पेक्ट से बाकी सारी पोजीशन चेंज करने से आपको डिफरेंट परमुटेशन मिलेंगी। ठीक है, यानी अगर आपके पास सर्कुलर फॉर्म में n ऑब्जेक्ट्स हैं, आपने एक फिक्स कर लिया, वन एनी वन ऑफ देम इज फिक्स, एक को फिक्स कर लिया, रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग आपके पास n माइनस वन बचे। अब ये जो रिमेनिंग n माइनस वन है ना, ये अब सर्कल नहीं रहा, अब ये लीनियर केस बन गया है, जस्ट लाइक लीनियर केस। यानी एक सर्कल था, आपने एक पे कट लगाया, एक पोजीशन फिक्स कर दी, रिमेनिंग n माइनस वन बने, वो एक लीनियर केस बन गया। सो द नाउ द नंबर ऑफ परमुटेशन is actually due to n minus 1 objects, so the total is n minus 1 factorial. Now in the circular case, if we have n distinct objects, the number of permutation is n minus 1 factorial in this particular example when we have objects। ठीक है, जब आपके जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये लोग हैं जो एक टेबल के गिर्द आपके बिठाए गए हैं। अच्छा, अब एक 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 और केस है सर्कुलर परमुटेशंस में। वो केस कैसे है मैं आपको पहले आइडिया दे देता हूँ। वो केस ऐसा है कि जस्ट लुक एट दिस केस वन। इस केस में क्या हुआ, इस केस में आपके पास जो ऑब्जेक्ट थे वो लाइन के बजाय सर्कल में आ गए। जब वो लाइन के बजाय सर्कल में आ गए तो आपने देखा कि अब रोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को आगे रोटेट कर देते हैं, उससे कतन कोई फर्क आपको नहीं पड़ता, वो सेम परमुटेशन आ जाती है। ठीक है, लिहाजा जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उतनी ही रोटेशन होती है, तो उतने ऑब्जेक्ट सेम आ गए, उससे आपने डिवाइड कर दिया, आपके पास n माइनस वन फैक्टोरियल बन गया। अगर अब जरा एक और एग्जांपल लें। ये एग्जांपल ऐसी है कि फर्ज करें कि आपके पास कुछ फ्लावर्स हैं डिफरेंट कलर्स के, आपने उन्हें अरेंज करना है। और फ्लावर्स हम यहाँ मैं आपके सामने कुछ कलर ले लेता हूँ, चले हम एक येलो कलर ले लेते हैं। अच्छा, फिर हम एक रेड कलर ले लेते हैं। अच्छा, फिर हम एक ब्लू कलर ले लेते हैं, और फिर हम एक इधर से ब्राउन भी ले लेते हैं। चलो ये आसानी से काबू आ गए। ये आपके पास कलर्स हैं जी कुछ। ठीक है, समझे कि आपके पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं, 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, येलो है, ब्लू है, ब्राउन है और रेड है। आप इसको इसकी आप टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन देखना चाहते हैं। ये समझे एक हार है, उसके अंदर आप ये फूल डाल रहे हैं और एक परमुटेशन, साइक्लिक परमुटेशन बन रही है। अब आपने देखना है कि इन कलर्स की मदद से कितनी तरह के आप हार बना सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखें, अगर आप ये लीनियर केस होता, लीनियर केस होता तो n आपके पास क्या है 4, तो ये 4 फैक्टोरियल होता अगर ये लीनियर केस होता। यानी अगर आप रखें येलो रखें और ब्राउन रखें, ब्लू रखें, रेड, इन 4 सिग्नल से आपने देखा था, क्वेश्चन भी किया था कि 4 कलर के सिग्नल्स हों
तो आपके 4 कलर हो तो कितनी तरह के सिग्नल बनते हैं, 4 फैक्टोरियल। लेकिन अगर ये सर्कुलर फॉर्म में हो जैसे कि यहाँ पढ़े थे, तो फिर आपने कहा कि अब रोटेशन मैटर नहीं करती, येलो इधर आ जाए, ब्लू इधर आ जाए, ब्राउन इधर आ जाएगा, रेड इधर आ जाएगा, तो ये सेम हो जाएंगे। उससे क्या हुआ, फार्मूला हमारा हमें कहता है आप 4 - 1 फैक्टोरियल, यानी होना आप 3 फैक्टोरियल चाहिए परमुटेशंस को, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब एक और टाइप है सर्कुलर परमुटेशन की, अब उसे समझते हैं। उसको इसको समझाने के लिए मैं आपको पहली बात तो वही बता देता हूँ, रोटेशन वाला फिनोमिना सेम है। आप रोटेट कर दें, येलो इधर ले आए, ब्लू इधर, ब्राउन इधर, रेड इधर, कोई फर्क नहीं पड़ना परमुटेशन में। क्यों? क्योंकि येलो के राइट साइड पे ब्लू है, लेफ्ट पे रेड है, ऑपोजिट ब्राउन है। आप येलो यहाँ ले आते हैं तो भी उसके लेफ्ट पे ब्लू आ जाएगा, राइट पे रेड आ जाएगा, ऑपोजिट ब्राउन आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम। तो सो रोटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ना है। अच्छा, अब देखें आप, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन से भी कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। इसके लिए आपको मेरी दोनों एग्जाम्पल्स को बैक वक्त देखना पड़ेगा, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं दोनों एग्जाम्पल आपको बैक वक्त दिखा सकूं, ठीक है। और आपका जो पॉइंट जिस पे आपका फोकस होगा ना, वो ये होगा कि रिफ्लेक्शन से फर्क पड़ना है या नहीं पड़ना है, ठीक है। ये आपका पॉइंट है कि रिफ्लेक्शन से फर्क पड़ना है कि नहीं पड़ना है। एक कैटेगरी ये है जहां टेबल के गिर्द ABCD लोगों को बिठाया गया, और एक कैटेगरी ये है कि जब आपको 4 कलर के फूल दे के कहा गया कि आप हार बनाएं। आपने क्या किया, रोटेशन की तो आपको समझ आ गई कि इधर भी 4 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 3 फैक्टोरियल परमुटेशन बना ली, इधर भी बना ली 3 फैक्टोरियल परमुटेशन। अब मैं कह रहा हूं कि बाज़ औक़ात सर्कुलर परमुटेशन में रिफ्लेक्शन से भी सेम आती है चीज। ये देखें, इसकी मैं रिफ्लेक्शन दिखा रहा हूं आपको। ए और सी फिक्स्ड है, ए इधर बैठा है, सी इधर बैठा है, बी मैंने इधर कर दिया, डी मैंने इधर कर दिया। ये अब ये मैंने क्या किया, ये रिफ्लेक्ट किया, रिफ्लेक्शन किया, बी इधर आ गया, डी इधर आ गया, ए इसको फिक्स करते हुए बस बी डी की जगह चेंज की मैंने। तो ये दो डिफरेंट परमुटेशन है। क्यों? क्योंकि ये देखें, ए के इधर राइट साइड पे डी बैठा है, लेफ्ट साइड पे बी बैठा है, जबकि इधर ए के राइट साइड पे बी है, लेफ्ट पे डी है, तो साफ जाहिर है ये जगह चेंज हो गई हैं, तो ये दो डिफरेंट परमुटेशन हैं। अच्छा, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे सेम कलर शायद यूज करना चाहिए, लेट लेट मी ट्राई। अब मैं यहाँ ये वाली रिफ्लेक्शन देता हूँ जरा, फिर देखें क्या होता है। अब मुझे सेम कलर देखना। अच्छा, ये जो रेड है ये इधर आ जाएगा यहाँ पे, और ये जो ब्लू है ये इधर आ जाएगा यहाँ पे, और ये अपनी जगह पे है क्योंकि मैं रिफ्लेक्शन दे रहा हूँ इसके गिर्द। यानी येलो अपनी जगह पे है, ब्राउन अपनी जगह पे है, बस मैंने ब्लू और रेड को जगह चेंज करा दी है। अब होना तो ये चाहिए कि ये डिस्टिंक्ट परमुटेशन बननी चाहिए, जस्ट लाइक दिस, कि जैसे ए के राइट साइड पे डी था, बी था, लोग चेंज हो गए, बदल गए, लोगों की जगह बदल गई, तो ये परमुटेशन चेंज हो गई, ठीक है। अच्छा, अब नाउ होना तो ये चाहिए कि ये डिफरेंट, ये हार अलग होना चाहिए और ये एक अलग हार होना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि ये एक हार है, लोग नहीं हैं जो टेबल के गिर्द बैठे हैं, ठीक है, यूं कह लें कि ये एक हार है, इसे आप हाथ से पकड़ के घुमा सकते हैं, ठीक है। ये वो वाला केस नहीं कि भाई टेबल उलट जाए, ठीक है ना भाई, एक टेबल है उसके गिर्द लोग बैठे हैं, तो वहां पे तो रिफ्लेक्शन का मतलब ये है ना कि आप टेबल ही उल्टा दें, ठीक है, आप उनकी मीटिंग खराब कर दें, टेबल उल्टा दें, उनकी चेयर उल्टा दें, है वहां पे तो रिफ्लेक्शन वो है। बट इन दिस केस ये एक हार है, ठीक है, जैसे ये हार है, जैसे अब देखो ये हार है, अब ऐसे घुमाओ, ऐसे पकड़ के रिफ्लेक्ट करो, घुमाओ, तो ये बन जाएगा। आपने जगह तो नहीं चेंज की, येलो फिक्स जगह पे है, ब्लू फिक्स्ड अपनी जगह पे है, ब्राउन अपनी जगह पे फिक्स्ड है, रेड अपनी जगह पे फिक्स्ड है, आपने सिर्फ हार को घुमाया, इस हार से घुमाने से ये बन गया। क्या मतलब इसका? इसका मतलब है कि ये तो सेम हार है, एक ही हार है, यही हार है, इसी घुमाया यूं बन गया। इसे घुमाने से क्या हुआ, रेड इधर आ गया, ब्लू उधर। लेकिन असल में तो आपने रेड को उतार के ब्लू की जगह पे या ब्लू को उतार के रेड की जगह पे तो नहीं किया, हार तो वही है। इसका मतलब है कि बाज़ औक़ात सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं कि उन्हें, जैसे हमने कहा, रोटेट करने से फर्क नहीं पड़ता,
बाज़ औक़ात सर्कुलर ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि उन्हें रिफ्लेक्ट करने से भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है कि इस वक्त जो भी आपकी डिस्टिंक्ट, जो भी डिस्टिंक्ट, और वो कितनी है 3 फैक्टोरियल, आप होनी क्या चाहिए 3 फैक्टोरियल। सर्कुलर की फॉर्म में अगर 4 ऑब्जेक्ट्स हैं तो आपके पास होनी चाहिए 3 फैक्टोरियल टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस। लेकिन हर परमुटेशन की जो रिफ्लेक्शन है वो सेम होती है। इसका मतलब है कि अब आपके पास इस केस में जब आपके ऑब्जेक्ट इस तरह से सिमेट्रिक हैं कि उसकी रिफ्लेक्शन से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, रिफ्लेक्शन से बनने वाली परमुटेशन नई नहीं है बल्कि वो सेम है, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में आधी परमुटेशन रह जाएगी। ठीक है, क्योंकि हर परमुटेशन का एक रिफ्लेक्शन, तो टोटल जो परमुटेशन आपकी बन रही थी वो साफ ज़ाहिर है इवन थी। ठीक है, होती इवन है क्योंकि 2 आता है उसमें, 3 फैक्टोरियल हो चाहे 4 फैक्टोरियल हो 5 फैक्टोरियल 2 उसमें आना है। ठीक है, तो इवन तो वो होती हैं, वो आपस में पेयर की फॉर्म में होती है, यानी एक डिस्टिंक्ट परमुटेशन है, एक उसकी रिफ्लेक्शन है, तो वो एक जैसी हो गई। इस तरह करते करते इसका मतलब है कि आधी रह गई। तो अब क्या रिजल्ट क्या है आपके पास, नाउ कंक्लूजन इज दैट आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने सर्कुलर परमुटेशंस को पढ़ लिया, और हमने देखा कि सर्कुलर परमुटेशंस में अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हों, तो एक केस हमने देखा कि जब रिफ्लेक्शन मैटर करती है और रिफ्लेक्शन से डिस्टिंक्ट परमुटेशन होती है, तो उस सूरत में हमारे पास नंबर ऑफ परमुटेशन कितना आया, वो n-1 फैक्टोरियल आया। और सेकंड केस में जब हमने देखा कि रिफ्लेक्शन से परमुटेशन सेम रहती है, चीज सेम रहती है, रिफ्लेक्शन से नई परमुटेशन नहीं होती, तो उसमें कितने तादाद कितनी आई, वो n-1 फैक्टोरियल ओवर 2 आया। ठीक है, तो ये हमारा अब परमुटेशंस का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो एक ब्रेक लेते हैं यहाँ पे, और ब्रेक के बाद जब आप आएंगे तो हम अपना कम्बिनेशंस का टॉपिक करेंगे। ठीक है, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी, और ये चैप्टर हमारा एंड हो जाए। थैंक यू वेरी मच।